हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, ये जनरल अवेयरनेस का 5th टॉपिक लेके आ चुका हूँ मैं। इसके पिछले 4 टॉपिक अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ी बहुत नॉलेज इससे ज़रूर मिली होगी। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे रुपए की हेरा फेरी या एक्सचेंज रेट। आप डेली न्यूज़पेपर देखते होंगे या अगर आप फॉरेन ट्रैवल कर चुके हैं तो इस केस में आपको अपने रुपए को एक्सचेंज करना पड़ता है जिस भी कंट्री में या जिस भी रेसिपिटेंट कंट्री में आप एंट्री ले रहे हैं। तो ये सारा एक्सचेंज कैसे चलता है दोस्तों, रुपए का इतिहास क्या है, रुपए का डिवैल्यूएशन क्या होता है, क्यों नहीं भारत सरकार बहुत सारे रुपए छाप के लोगों को बांट देती जिससे सब अमीर हो जाते, सबको अपनी मन पसंदीदा कार मिल जाती, सबको अपना मन पसंदीदा घर बनाने को मिल जाता। तो चलिए, तो आइए देखते हैं एक्सचेंज क्या होता है, जो हमारा पहला टॉपिक था। तो सबसे पहले आप ये एज्यूम कर लीजिए कि जैसे मान लीजिए एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है। कंट्री ए ने क्या किए, 100 मैंगो प्रोड्यूस किए और कंट्री बी ने भी उसी साल 100 ऑरेंज प्रोड्यूस किए। अब दोनों कंट्री में देखिए एक्सचेंज कैसे होता था। पुराने टाइम में एक्सचेंज जो था हमारे एंशिएंट इंडिया में, वो एक्सचेंज गुड्स का होता था, सामान के बदले सामान का एक्सचेंज होता था। जैसे मान लो आपको आम चाहिए और मेरे पास अमरूद है, तो हम दोनों एक्सचेंज कर लेते थे। आपको मैं आम दे देता और आपसे अमरूद ले देता। लेकिन जब टाइम बीता और फिर वैदिक युग आया, लेटर वैदिक पीरियड आया, और इस टाइम पे हमारे लिए गाय बहुत इंपॉर्टेंट हुई, क्योंकि एक्सचेंज का मीडियम गाय हो चुकी थी। गाय जिसे आप खाओ, जो आज सड़कों पे मारी मारी फिर रही हैं। तो फिर टाइम बदला, फिर हमने बहुत सारे लोगों ने सिक्के बनाए, गुप्त काल ने अपने टाइम पे सिक्के बनाए और मीडियम चेंज होता रहा। फिर नई सेंचुरी आई, 16th सेंचुरी, अंग्रेज आए और धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया। दोस्तों, इसी चीज़ को हम समझें कि एक्सचेंज होता क्या है या एक्सचेंज हम करते कैसे हैं। आज के टाइम में, प्रेजेंट सिनेरियो में एक्सचेंज का माध्यम क्या है, कैसे एक्सचेंज होता है। तो आप इसे समझिए कि एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है। ए ने क्या किए, एक साल में 100 मैंगो प्रोड्यूस किए और बी ने एक साल में 100 ऑरेंज प्रोड्यूस किए। ए ने क्या किया, अपने 100 मैंगो की जगह पे 100 मैंगो कॉइन बना दी। ए ने अपनी एक करेंसी बनाई जिसका नाम रख दिया उसने मैंगो कॉइन, और उसने जितने उसके पास मैंगो थे उतने ही उसने मैंगो कॉइन बना ली। इसी तरह बी ने क्या किए, जितने उसके पास ऑरेंज थे उतने उसने ऑरेंज कॉइन बनाए, यानी 100 ऑरेंज थे और 100 ऑरेंज कॉइन बनाए। और इन दोनों ने आपस में एक्सचेंज के लिए कहा कि अब हम 1:1 के रेशियो, मतलब एक मैंगो के लिए एक ऑरेंज कॉइन एक्सचेंज में दिया जाएगा। लेकिन कुछ टाइम बीता, आफ्टर ए ईयर ए ने क्या की, बहुत सारी मेहनत की और इसने 200 मैंगो प्रोड्यूस कर ली। लेकिन बी बेचारा उतनी मेहनत नहीं कर सका और उसने 100 ऑरेंज ही प्रोड्यूस किए। दोस्तों, अब आपको डिफरेंस समझ में आएगा। अब जब इसने 200 मैंगो प्रोड्यूस कर दिए तो कॉइन तो बढ़ने वाले हैं नहीं, पहले भी 100 मैंगो कॉइन थे, आज भी 100 मैंगो कॉइन। तो ए के पास जो 100 मैंगो कॉइन थे, ये इक्वल हो गए 200 मैंगो के, मतलब एक मैंगो कॉइन हो गई हमारी 2 मैंगो की इक्वल में, ठीक। और बी के केस में आप देखोगे तो उसके 100 ऑरेंज कॉइन की वैल्यू आज भी 100 है। लेकिन इन दोनों का अगर रेशियो आप देखो तो 1 मैंगो कॉइन अब 2 इंटू, एक मैंगो कॉइन एक ऑरेंज कॉइन के बराबर था, तो आप एक ऑरेंज कॉइन को भी रख सकते, यानी 1:2 का रेशियो हो गया। मतलब आज आपको एक मैंगो कॉइन गेन करने के लिए 2 ऑरेंज कॉइन अपने देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही एक्सचेंज होता है जब किसी के गुड्स की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, या गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है या उसमें हम वैल्यू ऐड कर देते हैं तो उसके रेट बढ़ जाते हैं। अब जैसे मान लो आप ए ने अपना 200 मैंगो प्रोड्यूस किया, अब वही 1000 मैंगो प्रोड्यूस कर देता, तो इसके कंपेयर में इसका रेशियो 10 टाइम्स हो जाता। मतलब अब इसको एक मैंगो कॉइन खरीदने के लिए 10 ऑरेंज कॉइन देनी पड़ती।
वहीं ये क्या करे, अपने गुड्स में कुछ एडिटिव्स डाल के गुड्स की क्वालिटी बढ़ा दे। जैसे हम भी रोटियां बनाते हैं, लेकिन हमारी रोटियों की वैल्यू उतनी नहीं मिलती, जबकि अमेरिकन ब्रेड हुआ या हॉट डॉग, पिज्ज़ा हुआ, बर्गर हुआ, इन सब चीज़ों के लिए अमेरिका में लोग हाई प्राइस पे कर रहे हैं। या हम भी आज देख उसी वेस्टर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम भी पे कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसमें अपने आटे में, अपने गेहूं में कुछ एडिटिव्स डाल दिए, उसमें कुछ क्वालिटी ऐड कर दी। क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन था, क्यों नहीं भारत सरकार पैसे छापकर लोगों में बांट देती, जिससे सब लोग अपना मकान बना सकें, सब लोग अपनी पसंद की कार खरीद सकें, जिसको जहाँ मूड में आए वो घूम सके। तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती, इस चीज़ को आप समझिए। जैसे मान लो आप एक विलेज है, इस विलेज में 5 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं और पाँचों के पास 50-50 रुपये है। उस विलेज में टोटल 50 केजी गेहूं की पैदावार हुई और पाँचों को गेहूं चाहिए था, और पाँचों गए उस गेहूं को लेने के लिए दुकानदार के पास। दुकानदार ने कहा, जनरली जितने सबके पास पैसे थे उसने देखा, उसने सबके पैसे लिए और सबको इक्वेट करके सबको गेहूं बांट दिए। मतलब 50 केजी में 5 लोगों को बांटना, 10-10 केजी गेहूं मिल गए और 1 केजी गेहूं का दाम हो गया 5 रुपये। लेकिन मान लीजिए अब लोग खुश हो गए, लोगों को सरकार ने क्या किए, एक 500-500 रुपये दे दिए इसी सेम खर्च के लिए। अब वो गए वापस दुकानदार के पास। देखिए प्रोडक्शन तो गेहूं की अब भी उतनी है 50 केजी, लेकिन इनके पास अब पैसे क्या हुए, गवर्नमेंट ने दे दिए। जो हमने पूछा था पैसे छाप कर, मान लीजिए गवर्नमेंट ने दे दिए। अब हर इंसान के पास हो गए 500-500 रुपये, तो टोटल मनी की वैल्यू हो गई 2500। अब आप 1 केजी का प्राइस निकालोगे तो प्राइस हो गई 250 रुपये। प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि सरकार क्यों नहीं पैसे छाप कर लोगों में बांट देती। क्योंकि इन्फ्लेशन आ जाएगा, प्राइस बहुत हाई हो जाएंगी। जैसे आज से कुछ टाइम पहले ही केनिया की जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहाँ के प्रेसिडेंट को लगा कि अगर वो पैसे छाप के लोगों में बांट देंगे तो उनकी कंट्री में हर इंसान सुखी हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया, और हुआ क्या कि 2011 में उन्हें अपनी पूरी करेंसी बदलनी पड़ी। आप ये कह सकते हो कि शायद वो लोग US डॉलर पे ही शिफ्ट हो गए। इतनी डिवैल्यूएट हो गई थी उनकी करेंसी कि आपको एक पैकेट ब्रेड के लिए बोरी में भर के पैसे ले जाने पड़ते थे। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं भारत सरकार पैसे छाप के बांट सकती है। आइए दोस्तों, तो समझते हैं क्या होगा अगर $1 1 रुपये के बराबर हो जाए। अगर $1 1 रुपये के बराबर हो जाता है दोस्तों, तो इस केस में हमारे लिए US से घूमना, आईफोन खरीदना और US पोलो की टी-शर्ट खरीदना आसान हो जाता है। कम पैसे में ही हमें मिल जाएंगी, 600-700 या 1000, अप्रॉक्सीमेटली $1000 का US में आपको iPhone 12 मिल जाता है। जबकि उसी iPhone 12 के लिए आप इंडिया में लगभग 1.5 लाख रुपए पे कर रहे हैं। तो ये फ़ायदे हो जाएंगे हमारे लिए। फ़्लाइट की टिकट सस्ती हो जाएंगी, किसी दूसरी कंट्री में जाके होटल में रहना हमारे लिए सस्ता पड़ जाएगा। लेकिन इसके नुकसान क्या होंगे दोस्तों, इससे देखिए, इसको समझने के लिए इसके नुकसान को हमें थोड़ी सी बैक जाके अपनी इंडियन हिस्ट्री को समझना पड़ेगा, और रुपए की वैल्यू कैसे बढ़ी और घटी इसको समझना पड़ेगा। तो चलिए पीछे चलते हैं 1947 में, जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी। उस टाइम पे 1 रुपये की वैल्यू $1 के बराबर थी। लेकिन क्या हुआ कि हमारे देश में आर्थिक विकास के लिए, नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने दूसरे देशों से जाके लोन ली। लोन को टाइम से हम जब पे नहीं कर पाए, तो दूसरे देशों ने क्या किया, हमें फोर्स किया अपने मतलब रुपए की वैल्यू को डिवैल्यूएट करने के लिए, कम करने के लिए, और हमने कम कर दिया। तो 1948 में लगभग $1 की वैल्यू 3.7 रुपीज़ थी दोस्तों। इसके पहले आपको समझना पड़ेगा एक्सचेंज रेट की, एक्सचेंज होता क्या है, या आपको समझना पड़ेगा कि एक्सचेंज होता कैसे, या एक्सचेंज रेट करते कैसे। तो समझो आप, एक्सचेंज जो होता है, ये 3 तरह का होता है। एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ठीक,
दूसरा होता है और तीसरा होता है। एक होता है डिमांड और सप्लाई का एक्सचेंज। और थर्ड होता है, मान लो आपका मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। अब थोड़ा सा हम इकोनॉमिक्स में चलते हैं दोस्तों। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता है, गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि जो एक्सचेंज होगा वो गवर्नमेंट फिक्स करेगी। गवर्नमेंट बताएगी कि $1 की वैल्यू कितने रुपए के बराबर होगी। तो 1947 से लेके लगभग 1980s तक हम फिक्स एक्सचेंज में थे। हमारी गवर्नमेंट ही बताती थी कि कितना $1 की वैल्यू कितने रुपए तक हो सकती थी। दूसरा होता है डिमांड और सप्लाई का एक्सचेंज। डिमांड और सप्लाई कह लो आप, या इसी को कहते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है दोस्तों जो मार्केट पे छोड़ दिया जाता है। इसमें ना किसी गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप होता है, ना किसी और कंट्री का। जैसी डिमांड होगी उसी सप्लाई के हिसाब से एक्सचेंज चलता है। और तीसरा होता है मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। मैनेज्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता है, गवर्नमेंट एक फिक्स रेशियो कर देती है। जैसे मान लो आप 3 to 7% के इन्फ्लेशन तक हम अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट या इवैल्यूएट करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सचेंज रेट के टाइप क्या होते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी में करेंसी की वैल्यू। तो मैंने बात की इसमें 1947 से लेके कि हमारा 1947 में अगर देखा जाए जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी तो $1 $1 की जो वैल्यू थी वो ₹1 के बराबर थी। ठीक, बट क्या हुआ, धीरे धीरे हमने डेवलपमेंट के नाम पे बाकी चीज़ों तक 1950 तक $1 जो था हमारा 3.2 रुपीज़ के आसपास आ चुका था। फिर क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे टाइम बढ़ा और 1962 आया, 1965 आया, इंडो चाइना और इंडो पाक वार। इसमें क्या हुआ, हमने अपने लड़ाई लड़ने के लिए, हमारे पास उतने पैसे तो थे नहीं गवर्नमेंट के पास, तो उन्होंने नए नए हथियारों को खरीदने के लिए दूसरी कंट्री से लोन लिए। और उस लोन की वजह से क्या हुआ, उस लोन में हमारे सामने कुछ शर्तें रखी गई और उसमें कहा गया कि हम अपनी मनी की, रुपए की वैल्यू को डिवैल्यूएट करें। तो उस टाइम तक $1 की जो वैल्यू थी वो अप्रॉक्सीमेटली 7.8 रुपीज़ के बराबर आ चुकी थी। फिर दोस्तों इसी तरह से टाइम बढ़ता गया, हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस आई, इंदिरा गांधी IMF और बाकी चीज़ों के पास गई, उन्होंने लोन लिए और फिर से हमने अपनी वैल्यू को, मनी की वैल्यू की, रुपए की वैल्यू को डिवैल्यूएट किया। पर असली चेंज आया 1991 के बाद, जब हमारे इकोनॉमी में LPG रिफॉर्म आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। जब ये 3 फैक्टर आए इकोनॉमी में, उसके बाद इसे गवर्नमेंट ने अपना जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था उसे छोड़ दिया, मार्केट ने पे छोड़ दिया, डिमांड और सप्लाई पे छोड़ दिया। और उसके बाद हमारे, अब जाहिर सी बात है वही कि US के डॉलर की वैल्यू बढ़ती चली गई, बट हमारी प्रोडक्शन कम होती गई, हमारी वैल्यू कम थी। हमारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में उतना नहीं सराहना मिली जितना US के प्रोडक्ट को मिली। तो एक तरह तो पैसे की वैल्यू घट रही थी और दूसरी तरफ डॉलर की वैल्यू बढ़ रही थी। इसी वजह से आज के टाइम पे ये गैप आ चुका है कि $1 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 75 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि पैसे गवर्नमेंट क्यों नहीं छाप सकती और पैसे का रेट आगे पीछे कैसे बढ़ता रहता है। तो आई होप, गुड आफ्टरनून। जब भी आप वीडियो को देखें प्लीज़, मेरा रिफॉर्म ने क्या किया, $1 की वैल्यू आज हमारे लिए 75 रुपये तक पहुंच गया है। तो दोस्तों आगे अगर हमें बढ़ना है तो हमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ मोदी जी के प्रयासों को साकार करना है और उसी के थ्रू हम अपने रुपए की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं।
लेकिन रुपए की वैल्यू बढ़ाने या घटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चीन एक ऐसी कंट्री है जिसने अब कंटिन्यूअस अपने रुपए मतलब अपनी मनी की वैल्यू को डिवैल्यूएट किया है। क्यों? क्योंकि चीन एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है। जितनी आपके पैसे की वैल्यू घटेगी आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। पूरी दुनिया से लोग आएंगे आपके पास प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, क्योंकि आपके प्रोडक्ट चीपर है। अगर आप अपने यहाँ लेबर कॉस्ट कम कर दीजिए, लोग आज इंडिया को क्यों पूछ रहे हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है। फॉरेन कंट्री आके इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, एफडीआई कर रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है। तो प्यारे दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया वो वीडियो जिसमें हमने बात की कि क्यों गवर्नमेंट पैसे नहीं छाप सकती, क्या है एक्सचेंज रेट, डॉलर की वैल्यू, रुपए की वैल्यू कैसे बदलती है। तो चलिए दोस्तों, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून। जब भी आप वीडियो को देखें प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।